देखिए आज का जो टॉपिक है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही अमेंडमेंट के थ्रू इसको ऐड किया गया था। मैं बात कर रहा हूं फंडामेंटल ड्यूटीज की। आप जानते हो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें वेरियस टाइप के फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड कराता है, फिर चाहे वो राइट टू इक्वालिटी हो, राइट टू फ्रीडम हो, राइट अगेन एक्सप्लॉयटेशन क्यों ना हो, वेरियस टाइप के। तो हमारा भी ये फर्ज बनता है कि हम अपने देश के लिए कुछ करें, ठीक है। हमारी भी कुछ ऐसे कर्तव्य, हमारी कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज है। आज की इस क्लास में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि कौन कौन सी वो ड्यूटीज है जिनको हमें करनी चाहिए अपने देश के लिए। आइए बात करते हैं उन्हीं के बारे में। By the 42nd Amendment of the Constitution adopted in 1976, fundamental duties of the citizen have also been enumerated. तो कौन से अमेंडमेंट के थ्रू? 42nd अमेंडमेंट के थ्रू, जो कि 1976 में किया गया था। इसके अंदर हमने फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात करी है। फंडामेंटल ड्यूटीज को हमने आर्टिकल नंबर 51A के पार्ट में ऐड किया है, जो कि आप कह सकते हो पार्ट 4A का ही एक हिस्सा है। देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक जो है वो आपको फंडामेंटल राइट्स के बारे में जानने को मिलेगा। देन उसके बाद आप आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51 के बारे में कवर करते हो, तो आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में जानने को मिलता है। उसी तरह 42nd अमेंडमेंट के थ्रू आर्टिकल नंबर 51A के अंदर वेरियस टाइप की फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था। स्टार्टिंग में तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज थी वो टोटल 10 थी, लेकिन एक अमेंडमेंट के थ्रू इसमें एक और ड्यूटी को ऐड किया गया। अब तो प्रेजेंट टाइम में आप कह सकते हो कि 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। ये आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो टोटल, जो कि मैंने शॉर्ट फॉर्म में आपके लिए लिख दिया, लेकिन मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताने वाला हूं एक एक करके। तो सबसे पहले बात करते हैं हम अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज फर्स्ट के बारे में। क्या कहा गया? अबाइड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल एंड इंस्टीट्यूशन, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। तो बताया जा रहा है हमारी पहली जो कर्तव्य, हमारी ड्यूटी है वो है कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी रिस्पेक्ट करना, इंस्टीट्यूशन है जो हमारे आइडियल्स हैं उनकी रिस्पेक्ट करना, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, जन गण मन, इनकी रिस्पेक्ट करना। पहली चीज हमारी ड्यूटी ये बनती है कि हम अपने देश के ये जो सारी चीजें इनकी दिल से रिस्पेक्ट कर सके। सेकेंड है चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स दैट इंस्पायर द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, कि हमें उन चीजों को चेरिश करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए उन नोबल आइडियल्स को जो कि हमें नेशनल स्ट्रगल के टाइम पे देखने को मिल रहे थे, जब हम फ्रीडम की बात कर रहे थे। क्योंकि आजादी हमें कोई 1-2 साल में तो मिली थी, बहुत लंबे स्ट्रगल के बाद, इतने सारे मूवमेंट करने के बाद हमें आज़ादी मिली थी। तो एक तरीके से इन चीज़ों के बारे में भी हमारा एक कर्तव्य बनता है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट, अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। अब हम आज़ाद तो हो गए हैं, तो इसलिए सबसे ज़रूरी है कि हमारे लिए हम देश की जो सॉवरेनिटी है, यानी कि हम इंटरनली एक्सटर्नली बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, किसी आउटसाइड पावर का हमारे के ऊपर अब कोई भी ऐसा रूल नहीं है, तो हम इसको कायम रख सके। हम अपने देश की यूनिटी को, उसकी इंटीग्रिटी को अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट कर सके। उसके अलावा डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज व्हेन कॉल्ड अप टू डू सो। अगर हमें देश के लिए जब हमारी बारी आए, हमें अब नेशनल सर्विस का टाइम आ चुका है कि हम अपने देश के साथ खड़े हैं, तो ऐसे में हम अपनी पूरी जान लगा दें अपने देश के लिए। जैसे आप देखते हो ना, हम कब सबसे नोबल प्रोफेशन हम किसे मानते हैं अपने देश के अंदर? हम आर्मी को मानते हैं। तो आर्मी हमारी देश की ना केवल एक्सटर्नली बल्कि इंटरनली भी सुरक्षा काफी ज्यादा प्रोवाइड कराने का काम करती है, ठीक है। प्रमोट हार्मोनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंगस्ट ऑल द पीपल ऑफ द इंडिया। तो क्या बात की जा रही है कि हार्मोनी को ज्यादा से ज्यादा एक तरीके से स्प्रेड करना, ताकि क्योंकि हमारा देश कोई वैसा नहीं है, हमारे देश में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, लोगों की लैंग्वेज, उनके रिलीजन, उनकी कास्ट, सब एक दूसरे से क्या है, अलग है। तो इन सबको एक यूनिटी के अंदर, चाहे उनके लिंग्विस्टिक बेस पे, रीजनल बेस पे, सेक्शनल बेस पे, इन सबको एक साथ रखना। और सबसे इंपॉर्टेंट वुमेन्स के लिए, जो पहले के समय जो प्रथाएं चलती आती थी खराब वाली, तो उसे बिल्कुल से बंद कर देना, आगे उसे प्रैक्टिस ना किया जाए, इन चीजों के ऊपर बात आती है। साथ ही वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्रीज कंपोजिट कल्चर, यानी कि हमारे देश के जो प्लेसेस हैं, उनके जो हेरिटेज है, एक तरीके से उसे प्रिजर्व करना, ठीक है, उनको प्रोटेक्ट करना। साथ ही प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कॉम्पेंसेशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। तो एक तरीके से भाई देखो,
देश के रिसोर्सेज ही है। अगर हम उनका एक्सप्लॉयटेशन करते रहेंगे अपनी नीड्स को एक्स्ट्रा तरीके से फुलफिल करने के लिए, तो कहीं ना कहीं हमारी इकोलॉजिकल जो सिस्टम है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम अपने देश के नेचुरल एनवायरनमेंट है, फिर चाहे वो फॉरेस्ट हो, लेक्स हो या फिर रिवर्स क्यों ना हो, उन्हें प्रोटेक्ट रखे अच्छे तरीके से। साथ ही डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। जी हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म और इंक्वायरी को एक तरीके से ज्यादा डेवलप करना, और इसके अलावा सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड ऑब्जर्व वायलेंस। तो वैसे तो हम गांधी जी को मानने वाले लोग हैं कि ट्रुथ के ऊपर अड़े रहना, नॉन वायलेंस को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना। तो हम अपने देश के रिसोर्सेज को नुकसान ना पहुंचाए और एक तरीके से उनको प्रोटेक्ट रखे। ठीक है, जैसे हो जाता है ना वायलेंस के टाइम पे हमें दो चीजें सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, बहुत सारे लोग किल किए जाते हैं, ठीक है, और ऊपर से देश की इकोनॉमी डाउन इस वजह से ही चले जाते हैं क्योंकि जो रिसोर्सेज होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। 10th हमारी ड्यूटी है स्ट्राइव टूवर्ड एक्सेलेंस इन ऑल स्फीयर ऑफ द इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट द नेशन कॉन्स्टेंटली राइज टू हायर वैल्यू ऑफ एंडेवर एंड अचीवमेंट। तो भैया आप इंटरनली बेसिस पे, मतलब इंडिविजुअल बेसिस पे और कलेक्टिव एक्टिविटी के बेसिस पे आप अपना तो डेवलपमेंट करो, इससे क्या होगा, देश का भी डेवलपमेंट होगा। तो इसलिए आपको हर एक सेक्टर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को स्केलेबल बनाना है ताकि देश आगे बढ़ सके। और देश आगे बढ़ने का मतलब है कि हम उस लेवल पे आ सके कि हाँ, हम कह सकते हैं प्राउडली कि हम इस देश के नागरिक हैं। 11th हमारी है जो कि ऐड की गई थी, तो पहले बताता हूँ 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू, जो कि साल 2002 में हुआ था। तो 11th नंबर की हमारी ड्यूटीज थी जिसमें बात की गई थी प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स, यानी कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन को ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड करवाना। ऐसा क्यों? देखिए 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनकी जो एक्चुअल जो उनका जो मेन काम है ना, वो स्कूल में पढ़ना है, ना कि वेरियस टाइप की, चाहे वो कारखाने हो या टी स्टॉल हो, ऐसी जगह पे लगना, जिससे कि उनके हेल्थ के ऊपर भी एक गलत असर पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया कि सारा खर्चा गवर्नमेंट खुद उठाएगी उनका। तो ऐसे बच्चों को स्कूल में भेजना पेरेंट्स की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी एक ड्यूटी है कि वो अपने बच्चों को स्कूल में भेजे। सरकार जो है सारा खर्चा उठाएगी, उनको स्कॉलरशिप भी देगी, उनकी ड्रेस का भी पैसा देगी, हर एक चीज एब्सोल्युटली फ्री होगा, प्रमोट की जा रही है एक तरीके से। तो ये काफी एक अच्छा इनिशिएटिव था जो आज तक चलता आ रहा है। तो ये है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की वेरियस टाइप की फंडामेंटल ड्यूटीज। होप्स हो कि आपको काफी अच्छे से 11 की 11 समझ आ चुकी होगी। बाकी मिलेंगे अपने फिर एक नई वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।